हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अम्लीय वर्षा कराने हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो अम्लीय वर्षा कराने हेतु सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? H2O, सल्फर डाइऑक्साइड। होता ये है कि जब हम किसी मोटरसाइकिल में, बाइक में या किसी कार में पेट्रोल का या डीजल का दहन करते हैं तो उससे एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो ऊपर उठ के जाती है और मौसम में जो नमी होती है H2O इसके साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना देती है। और यही हमारी जब पानी के साथ या जलवाष्प के साथ मिल जाती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बारिश के रूप में नीचे आती है, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उत्पादक होगा यहाँ पर, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके बीच में जो होने वाले आपसी घटनाक्रम होते हैं, एक दूसरे पे आश्रितता होती है जो एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर टुंड्रा बायोम होगा एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा विषुवतरेखीय वन, तीसरा टुंड्रा वन और चौथा सवाना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादकता वहाँ पर होती है। अगर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है और यहाँ से यहाँ पर एक 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ है। ये वाली 23 सही 1/2 है और ये वाली 23 सही 1/2 डिग्री साउथ है। इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं। और ये जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ होता है, यहाँ पर इस वाले वन बायोम को कहते हैं विषुवतरेखीय वन बायोम। यहाँ पर क्या होता है कि सनलाइट मैक्सिमम पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर वर्षा भी सब ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होगा वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी। तो इसमें सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर होगी? विषुवतरेखीय वन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। तो सबसे अधिक उत्पादक माने बेसिकली पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा किस में पाए जाएंगे? विषुवतरेखीय वन में। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? पहला ऑप्शन है ना घटती है ना बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ पहले घटती है फिर बढ़ती है। तीसरा घटती है और चौथा डी है ऑप्शन बढ़ती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक पोषण स्तर और दूसरा पोषण स्तर होता है, तो जैसे मान लीजिए इसको हम पहला पोषण स्तर कहते हैं या प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो सनलाइट से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे हमारे क्या हैं? पेड़ पौधे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं या इनको उत्पादक कहते हैं। अब इन ही उत्पादकों को अन्य जीव जंतु, मनुष्य और सारे जीव जंतु इनको खाते हैं। तो अगर मान लें कि पोषण स्तर किसे कहेंगे, तो इस वाले पौधे को या उत्पादक को इस टिड्डे ने खाया तो इस वाले पोषण स्तर से ऊर्जा यहाँ पर आई। फिर इस टिड्डे को इस मेढक ने खाया तो इससे ऊर्जा, टिड्डे वाले पोषण स्तर से ऊर्जा मेढक वाले स्तर में आई। फिर इसको सर्प ने खाया तो यहाँ से ऊर्जा यहाँ पर आई। इस तरह से ये ऊर्जा पूरी सर्कुलेट होती है, इसे कहते हैं पोषण स्तर। तो एक हमारे लिंडमैन साहब हुए हैं, उन्होंने एक नियम बनाया था, लिंडमैन का 10% का नियम। वो कहते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जब जाती है तो मात्र 10% स्थानांतरित होता है। ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होती है। अगर मान लें 100 किलो कैलोरी एक पेड़ के पास ऊर्जा है तो इसको जो कोई खाएगा उसके पास 100 किलो कैलोरी का 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी इसके पास पहुंचेगी। तो सीधा सीधा हुआ
फिर अब इसको जो खाएगा उसके पास 1 किलो कैलोरी जाएगी। तो यहाँ से 100 से ऊर्जा चली थी 10 पहुँची, 10 से चली 1 पहुँची, 1 से चलेगी 0.1 पहुँचेगी और आगे जाएगी तो 0.01% 0.01 होगी। लगातार ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है समानता सिनेमाघरों सामान्यतः सिनेमाघरों की दीवारों पर कारपेट लगाया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा देता है, दूसरा ध्वनि को परावर्तित होने से रोकता है, तीसरा ध्वनि को मधुर बनाता है और चौथा है ये सभी। तो जब कभी हम सिनेमा घर गए हैं या कभी अगर आप लोगों को जाने का मौका मिला हो तो वहाँ पर देखेंगे कि एक साउंड प्रूफिंग करने के लिए एक कारपेट या एक कुछ खुरदुरा सा पदार्थ लगाया हुआ होता है। वो इसलिए लगाया होता है जिस प्रकार से मान लीजिए कोई परावर्तक तल है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरह से जब भी कोई ध्वनि की तरंग कहीं से आती है तो वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अगर मान ली यहाँ से साउंड बन रहा है और यहाँ से हमारी तरफ आगे आएगा तो इस दीवार से टकरा के दोबारा सुनाई देगा और एक बार हमको सीधा सुनाई देगा। तो ये चीज़ ना हो इस वजह से हमको ये कारपेट लगाई जाती हैं। तो इस चीज़ का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सिनेमाघरों में कारपेट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वह ध्वनि को परावर्तित होने से रोकता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ध्वनि को परावर्तित होने से रोकता है। ध्वनि को मधुर बनाने के लिए कारपेट नहीं होता, तीव्रता बढ़ाने के लिए नहीं होता, और ये सभी ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मान लीजिए ये पेड़ है, फिर यहाँ पे टिड्डा है, दूसरा मेढक है, फिर चौथा सर्प है। सर्प को खा गया कौन, मोर या चील या बाज, फिर इसको खा गया कौन, शेर। अब कह रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च स्तर से निचले स्तर में। इस वाले स्तर को उच्च स्तर कहते हैं और इस वाले स्तर को निचला स्तर कहते हैं। तो ऊर्जा यहाँ से यहाँ जाती है, ना कि यहाँ से यहाँ आती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक। तो इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक किन्हें कहते हैं, वे सारे जीव जंतु जो सूर्य से सीधा अपना भोजन बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो ये लिखा डियर, लायन, ग्रास और अर्थवर्म। तो इसमें से ग्रास जो ऑप्शन हुआ है, ग्रास ऑप्शन जो लिखा है, ग्रास माने घास, घास क्या हो जाएगा इसमें, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ग्रास इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट। यहाँ पे चित्र में देखेंगे ये कोई पौधा है और इस पौधे ने सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल दिया। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल रहा है। इस पूरी रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में कहें तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका रिएक्शन होता है 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके पौधा अपने लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 ऐसी गैसें हैं जो वातावरण में, पर्यावरण में पाई ही जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारे ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस कहते हैं किसको हैं, ये सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी तक आ रहा है, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं
जो इस सूर्य के प्रकाश को वापस लौटने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे, गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। गैर नवीकरणीय या इसको परंपरागत भी कहते हैं। परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन लिखा हो या गैर नवीकरणीय लिखा हो तो गैर नवीकरणीय संसाधन का एक स्रोत या एक उदाहरण है। कौन होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत ऊर्जा। बेसिकली गैर नवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग कर लें तो वो ख़त्म हो जाए। एक प्रयोग के बाद क्या हो जाए? नष्ट हो जाएं। जैसे कि कोयला है, कोयले को हमने एक बार जला करके ऊर्जा प्राप्त कर ली, वो कोयला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोयला। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल या गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे तेल हो गया, कोयला हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया और नेचुरल गैस हो गई। ये सारे कैसे संसाधन हैं? गैर नवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और दूसरा ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी, दूसरा हाइड्रो पावर, तीसरा सोलर पावर, चौथा जियोथर्मल और पाँचवा नंबर बायोमास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोयला, क्योंकि ये गैर नवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं नदियों में बहुत सारा पानी होता है, झीलों में नदियों से कम होता है, महासागर में सबसे ज़्यादा पानी होता है और ग्लेशियर में भी थोड़ा बहुत पानी होता है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है कि महासागर इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा भंडार महासागर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वनों की कटाई का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है? वनों की कटाई का सबसे निम्नलिखित कौन सा परिणाम? पहला, जैव विविधता में वृद्धि, दूसरा मृदा अपरदन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड स्तर की कमी नहीं होता, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन आंसर इसका क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमी नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, क्योंकि वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, सोखते हैं, और पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी कैसे आएगी? वायु की गुणवत्ता में सुधार, तो गुणवत्ता में सुधार भी नहीं होगा, कमी भी नहीं होगा। जैव विविधता में वृद्धि, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहीं पर ज़्यादा जीव जंतु होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा मृदा अपरदन। अगर एक पेड़ को हम काट देते हैं तो वहाँ के आसपास की ज़मीन क्या होती है? धीरे धीरे अपरदित होने लगती है या इरोजन होने लगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैविक कारक है? पारिस्थितिकी तंत्र में बेसिकली दो टाइप के कारक होते तीन भी हैं। पहला होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक और तीसरा होता है ऊर्जा। इसी को हम सूर्य बोलते हैं। ये हमारा सबसे मुख्य घटक है पारिस्थितिकी तंत्र का। जैविक कारक वो होता है जो अपघटित होगी कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाए या कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक पदार्थ। या जो सीधा कहें जो जीवित होते हैं वो जैविक पदार्थ होते हैं। तो तापमान हमारा जीवित नहीं होता, पानी हमारा अजैविक होता है, मिट्टी हमारी अजैविक होती है, पेड़ एक ऐसा होता है जो जैविक होता है। तो निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारक कौन सा हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा हुआ है, महासागर के अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक मछली पकड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि, तीसरा प्लास्टिक प्रदूषण और चौथा तेल रिसाव। तो किसी भी महासागर में या किसी भी जगह में अगर अम्लीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव अधिक हो रहा है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या उत्सर्जन में वृद्धि, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा सहजीवी संबंध का वर्णन करता है जहाँ पर दोनों प्रजाति लाभान्वित होती हैं? ऑप्शन दिया हुआ परजीविता, सहभोजिता, पारस्परिकता और शिकार। तो अगर यहाँ पर कोई दो जीव हैं, पहले जीव का नाम ए मान लें, दूसरे जीव का नाम बी मान लें। अगर ए और बी इस टाइप के रिलेशन में हैं अपने, जिससे ए की वजह से बी को फ़ायदा हो रहा है और बी की वजह से ए को फ़ायदा हो रहा है, या दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं, उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं।
अगर ए नाम का जीव जो है वो मर गया है और बी मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करके अपने आप को बचा रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इस टाइप के संबंध को हम कहते हैं क्या? मृतोपजीविता। मृतोपजीवी। देखा होगा बहुत सारे जीव जंतु मरने के बाद जब सड़ते हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं, उसको मृतोपजीवी संबंध कहते हैं। अगर मान लिया जाए ये कोई पौधा है, ये अपना बढ़िया भोजन बना रहा है और इसको कोई जीव खा जाए, मनुष्य खा जाए, पौधा है जैसे, इसको कोई जीव खा ले या मनुष्य खा ले या कोई कीड़ा मकोड़ा खा ले, तो ये दूसरे पौधे पर आश्रित है या एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, तो इसे परजीवी संबंध कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा सही आंसर क्या बन रहा है? सहभोजिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहभोजिता। अगले में आते हैं। इस PDF में इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के PDF देखने के लिए हमारे चैनल के इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए।